नमस्कार दोस्तों, अल्फा ऑफिसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम इस सत्र में बात करेंगे आरएएस 2024-25 की जो नई वैकेंसी आई है, उसके बारे में। अब जैसा कि आपको पता है 2 फरवरी, है ना? 2nd ऑफ फ़रवरी 2025 को आपका एग्ज़ाम है और मेंस का रिज़ल्ट आया नहीं है, मेंस से पहले ही आपका ये एग्ज़ाम भी आ गया है। तो पहली बात तो ये है कि जिन बच्चों ने इस बार मेंस दिया है वो स्टूडेंट्स और जो स्टूडेंट्स पिछली बार प्री नहीं क्लियर कर पाए थे, वो स्टूडेंट्स और तीसरे जो नए स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछली बार प्री नहीं दिया है, इस बार एलिजिबल हैं और इस बार प्री देंगे, उनके स्पेसिफिक अपन लोग ये बात करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये द नो नॉनसेंस स्ट्रैटेजी के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, तो बात ये है कि ये स्ट्रैटेजी वाला जो खेल है ना, ये ऐसा है यूट्यूब पे अगर आप देखोगे तो मोबाइल अनबॉक्सिंग के बाद में सबसे ज़्यादा अगर कोई वीडियोस बने हुए हैं तो वो स्ट्रैटेजी के बारे में, चाहे वो यूपीएससी की हो, चाहे वो आरएएस की हो। मैं देख रहा हूँ कई चैनल्स तो आरएएस की जब से वैकेंसी आई है, तब से यही वेट कर रहे थे कि ये वैकेंसी आए और कब से हम लेक्चर्स ऐसे-ऐसे अपलोड करना चालू करें जिसमें अलग-अलग, अलग तरीके की स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजी के बारे में ही 5-5 घंटे के लेक्चर्स और हर चीज़ की अलग-अलग स्ट्रैटेजी की सब्जेक्ट वाइज़ स्ट्रैटेजी अलग, करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी अलग और सब कुछ अलग-अलग हिसाब से। तो ये नो नॉनसेंस का मतलब यही है कि हमारे पास ऐसी कोई बातें नहीं है। ये स्ट्रैटेजी का बेसिक सेंस यही है कि इसके बाद में स्ट्रैटेजी का कोई भी लेक्चर बनेगा, तो वो आपकी मेंस से पहले बनेगा। तो ये जो फाइनल स्ट्रैटेजी होगी हमारे चैनल पे और हमारे साथ जो भी स्टूडेंट्स पहले से जुड़े हुए हैं और जो स्टूडेंट्स आगे जुड़ेंगे, उनके लिए भी ये फाइनल स्ट्रैटेजी होगी। इसमें बेसिक जो चेंजेस होंगी क्योंकि कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती जो सबके लिए एक जैसी हो। सबकी अपनी-अपनी स्ट्रैटेजीज़ होती है। तो उस हिसाब से अपन देखें तो ये नो नॉनसेंस स्ट्रैटेजी का मतलब यही है क्योंकि हमारे पास कोई फालतू ऐसी बात है नहीं करने के लिए, ना हमारे पास कोई ऐसे कोर्सेज़ हैं जो हमको सेल करने हैं फ़िलहाल के लिए। तो इसलिए हम लोग जो भी क्लासेस होंगी हमारी, चाहे करंट अफ़ेयर्स की क्लासेस होंगी, आगे हम लोग देखेंगे क्या-क्या क्लासेस होंगी। तो इसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। जैसे कि आपने पहले भी अगर मेंस के लेक्चर्स देखे हैं कि नहीं देखे हैं, तो वही हमारा जो बेसिक रहता है, वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहता है, वो रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस सिलेबस, है ना? तो इसके अलावा हम लोग कुछ भी ऐसी अलग से चीज़ नहीं करते हैं जो आपको पता नहीं कहाँ से अलग जगह से आपको सिलेबस में कवर कराई जाए, जो आपके सिलेबस में लिखी हुई भी नहीं है, अलग स्टोरीज़, ठीक है? यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बातें चलेंगी क्योंकि इतना टाइम है नहीं। अब आपका ये कोई 2 साल का कोर्स यहाँ पर लॉन्च नहीं हो रहा है, जिसमें आपको 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए फीस देनी है और आपको स्टोरीज़ के साथ में सब कुछ कवर करवाया जाएगा। अब इतना टाइम है भी नहीं, 4-5 महीने का टाइम है। आप हार्ड हार्ड एंड फास्ट मानो तो 3 महीने का टाइम है, बाकी जो रिमेनिंग टाइम है हम लोग रिविज़न के लिए रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि वैकेंसी क्या आई है और कब आई है। वैसे आप लोग सब लोग देख ही चुके होंगे क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स, है ना? क्योंकि होड़ मची हुई है यूट्यूब पे। तो ये 2 तारीख को वैकेंसी आ गई थी, 2nd ऑफ सितंबर को। इसमें देखो टोटल 733 पोस्ट के लिए वैकेंसी इस बार आई है। कम है थोड़ी-सी, बट इट्स ओके, हमको ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है इससे। राज्य सेवाओं में 346 पोस्ट हैं और अधीनस्थ सेवाएँ जो हैं उसमें 387 पोस्ट हैं। इसमें आप देखोगे तो आपको इतनी सारी 733 से बहुत मतलब भी नहीं होता है क्योंकि आपको कोई-सी भी सर्विसेज़ मिल जाए, आपको पोस्ट जो मतलब होता है उन ये 2 पोस्ट से होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मान लो कि 2-3 पोस्ट और होती हैं, ठीक है? तो हम लोग बेसिक देखें जिसकी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरएएस जिस एग्ज़ाम को नाम ही हमने आरएएस दे दिया, उसकी वैकेंसी टोटल 28 है और राजस्थान पुलिस सर्विसेज़ जो आरपीएस है, उसकी टोटल 50 वैकेंसीज़ है। अब वो जो कैटेगरी वाइज़ डिस्क्रिप्शन होता है, वो मैं यहाँ पर नहीं देने वाला हूँ क्योंकि वो सबको अपना-अपना देख लेना है। यहाँ पर हम लोग मोटा-मोटी ये बात कर रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो 28 पोस्ट के लिए है या फिर किसी को स्पेसिफिकली पुलिस सर्विसेज़ में जाना होता है, वो 50 पोस्ट के लिए है। इसके अलावा आप कोई भी सर्विसेज़ में चले जाओ, जो चाहे सबॉर्डिनेट सर्विसेज़ हों, चाहे आरटीएस हो, तहसीलदार सर्विसेज़ हो, आप सब लोग वापस एग्ज़ाम दे रहे होगे। तो हम लोग टारगेट बेस अपना जो टारगेट है, आप हमेशा ये ध्यान रखो 95% टारगेट करोगे तो 85% स्कोर कर सकते हो। अगर अपना टारगेट ही 60% कर लोगे तो 55-50 पर ही अटक जाओगे। ठीक है? तो इसलिए हमारा टारगेट हमेशा वही रहेगा जो हमारा मेन एट द एंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है। ठीक है? तो ये 2 पोस्ट हैं यहाँ पर आरएएस और आरपीएस वाली। उसके अलावा अलग-अलग पोस्ट हैं, आप पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। मैंने पर्सनली कभी इनको पढ़ा नहीं है। फिर हम लोग देखें इसमें अनिवार्य शैक्षणिक कुछ योग्यताएँ हैं जिसमें डिग्री आपके पास होनी चाहिए। डिग्री की डेट्स वगैरह क्या-क्या हैं वो आप देख लेना। जो फाइनल ईयर में अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी ये भर सकते हैं, पर आपके मेंस से पहले ऐसा कुछ इसमें दिया हुआ है कि मेंस से पहले आपका जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है? फिर आयु सीमा की बात करें
तो आयु सीमा में देखो यहाँ पर बताया हुआ है 1 जनवरी 2025 तक आपको 21 वर्ष की आयु आपकी हो जानी चाहिए। मैक्सिमम एज सेम रखी गई है जो कि 40 इयर्स है। फिर इसमें जो मेल कैंडिडेट्स हैं जो एससी, एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी और मोर बैकवर्ड क्लासेस या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनको 5 साल की छूट दी गई है। उसके अलावा आप देखो तो विमेन कैंडिडेट्स जो हैं, जो एससी, एसटी, बैकवर्ड क्लासेस और एमबीसी है या ईडब्ल्यूएस है, उससे जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट दी गई है। जो विमेन कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी की हैं उनको भी 5 साल की छूट दी गई है और विडोज एंड डाइवोर्स्ड विमेन हैं उनके लिए कोई अपर एज लिमिट है नहीं। बाकी आपके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपको पहले से प्रिपेयर रखने हैं। शायद ये जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है उसके पहले तक आपको डॉक्यूमेंट्स बनवा करके रखने हैं, जो भी आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट्स होते हैं या जो भी अलग-अलग सर्टिफिकेट्स आपके होते हैं। तो वो आप मेक श्योर कर लेना कि आप वो बनवा लो, क्योंकि बाद में जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है और ये डॉक्यूमेंट्स की डेट में प्रॉब्लम आती है तो बहुत बड़ी मतलब आपको दुःख होगा बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आप मेक श्योर करें कि ये डॉक्यूमेंट्स आप पहले ही बनवा लें। फिर आवेदन की तिथि के बारे में बात करें तो हमारे जो फॉर्म्स होंगे वो 19 से शुरू हैं और 18th ऑफ अक्टूबर तक ये चलेंगे और इसके बाद में हमने हमारे पास में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने का बेसिकली ये टाइम मिलता है, जब फॉर्म की लास्ट डेट है उसके बाद। इसके बाद हम लोग देखें तो देखो सिलेक्शन प्रोसीजर या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इसको बोल लो। तो इसमें क्या है 3 प्रोसेस है, आप लोग जानते होंगे पर कई स्टूडेंट्स नए भी होते हैं इसलिए बताना पड़ता है हमको। एक प्री होता है, एक मेंस होता है, एक इंटरव्यू होता है। अब प्री में देखें हम लोग तो सबसे पहले स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा आपका प्रिलिमिनरी, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसके मार्क्स आपके जो फाइनल जो मार्कशीट होती है उसमें ये जोड़े नहीं जाते हैं। जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी इसमें ये मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं और इसमें जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का एक एग्जाम होता है जो कि 200 मार्क्स का है। टोटल 3 घंटे का टाइम इसमें दिया जाता है, जो कि आपका 2 फरवरी को एग्जाम है। अब इसमें अच्छी बात पता है क्या है कि इसमें एक ही पेपर होता है ना? जैसे यूपीएससी में आप देखोगे तो यूपीएससी में 2 एग्जाम्स होते हैं, है ना? जीएस 1 और जीएस 2 जो अब आप इसको कह लो या फिर मैथ, रीजनिंग या एप्टीट्यूड के लिए अलग से पेपर होता है जो सेकंड पेपर होता है। और आप अलग-अलग एग्ज़ाम में देखोगे कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज़ के एग्ज़ाम में 3 अलग-अलग पेपर होते हैं, जिसमें जीके का अलग पेपर होता है, इंग्लिश का अलग होता है और मैथ्स का अलग होता है। तो इसलिए इसमें अच्छी बात क्या है कि इसमें एक ही पेपर होगा, यही पेपर 200 मार्क्स का होगा, 150 इसमें क्वेश्चन्स आते हैं, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करेंगे। क्योंकि अलग-अलग पेपर होता तो उसमें आपके जो मैथ्स है या फिर इंग्लिश इंक्लूड कर देते, तो वो हम हमारे लिए जो खास तौर पे मतलब ये चैनल तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ज़्यादा देखते हैं इसको तो पर मैथ्स तो थोड़ी प्रॉब्लम बन ही जाती है क्योंकि मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। फिर अपन देखें इसके आगे जो मेंस होगा वो हमने मेंस के देखो रिवीजन लेक्चर्स तो डाले हुए हैं। अब रिवीजन लेक्चर्स के बारे में मैं अभी बहुत ज़्यादा बात करूँ तो इसका कोई औचित्य है नहीं। तो रिवीजन लेक्चर जिस जो देखना चाहे वो अभी देख सकता है, बाकी मेंस आएगा तब देख सकते हैं अपन लोग कैसे-कैसे रिवीजन मतलब मेंस को कैसे-कैसे अप्रोच करेंगे। तो मेंस में अपन लोग बात करें 4 पेपर्स होंगे, है ना? इसमें कोई ऑप्शनल पेपर होता नहीं है। 4 पेपर्स होंगे 200-200 मार्क्स के होंगे और इसमें पेपर 4 और बाकी छोटे सब्जेक्ट्स की कुछ इम्पोर्टेंस होती है वो हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं देखो इसमें क्या है कि हमारा जो अभी तक जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनका पैटर्न क्या है? उससे हम लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, वो पहले कन्क्लूड करेंगे। उसके बाद में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होंगे, जब हम लोग उसका रिवीजन लेक्चर शुरू करेंगे, तो उसमें से हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स होंगे, वो करने के अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं पर सब्जेक्ट, जैसे हम लोग कोई टॉपिक देखें, जैसे राजस्थान ज्योग्राफी का कोई टॉपिक है क्लाइमेट, अगर वो क्लाइमेट टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आ रहा है या हर साल 2 क्वेश्चन्स आ रहे हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए हम लोग काम करेंगे आगे। तो इसमें देखें हम लोग एक-एक करके एक-एक सब्जेक्ट को हम लोग लेते हैं। जैसे राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है। आप देखोगे कंटीन्यूअसली इसमें 15, 16 और 16 है ना? 2018 तक ये इसके पहले से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता है। अब 2023 में 24 में पेपर दे रहे हो, 2025 में पेपर दोगे, तो और 2013 का आप देख रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता है। तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री जो है, उसमें लमसम आप कैलकुलेट करो तो 15-16 क्वेश्चन हैं ही हैं। फिर इंडियन हिस्ट्री है, उसमें आपके 10 क्वेश्चन्स हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये इम्पोर्टेंस कैसे पता चलती है हमको, जैसे इंडियन हिस्ट्री है, आप राजस्थान हिस्ट्री को डिवाइड करो, तो वो इतनी बड़ी नहीं होती है जितनी इंडियन हिस्ट्री है। जबकि आप देखो इंडियन हिस्ट्री में मिडाइवल आ जाता है, मॉडर्न आ जाता है और एंशिएंट आ जाता है ना? एंशिएंट आ जाता है। ये तीनों मिला कर के 10 क्वेश्चन्स आएँगे, जबकि राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है, उनको बहुत ईज़िली अंडरस्टैंडेबल भी होती है। हम लोग वो कल्चर में रह भी रहे हैं, तो वो थोड़ा-सा ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। तो ये हमको ज़्यादा स्कोरिंग हो जाती है। फिर हम लोग बात करें इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की,
तो इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखो हर साल 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है इंडिया का, इंडिया की पूरी ज्योग्राफी और वर्ल्ड की पूरी ज्योग्राफी, है ना? 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट तो है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी राजस्थान ज्योग्राफी, जिसमें हर साल 15 क्वेश्चन है। देखो इंडियन ज्योग्राफी में पिछली बार 6 क्वेश्चन देखे गए हैं, उससे पहले 6 क्वेश्चन देखे गए हैं, जबकि राजस्थान ज्योग्राफी में एक बार 20 क्वेश्चन भी आए हैं, एक बार 15 क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो इसलिए राजस्थान ज्योग्राफी का हम लोग थोड़ा-सा डिटेल में जो रिवीजन लेक्चर्स होंगे उन पर ध्यान देंगे। फिर इंडियन पॉलिटी की बात रही तो अगेन द सेम थिंग, पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ोगे 10 क्वेश्चन आएँगे। राजस्थान पॉलिटी के 60 पेजेज़, 50 पेजेज़, 60 पेजेज़ के नोट्स हैं, वो कवर करोगे तो 12, 15, 9, ठीक है? तो आप देख सकते हो यहाँ पर 10, 8 और 14, तो लग लमसम ऐसा देखा जा सकता है कि राजस्थान पॉलिटी या फिर राजस्थान के जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं आरएएस के पेपर में। इंडियन इकोनॉमी में देख लो तो बड़ी सारी इंडियन इकोनॉमी होती है, उसमें 9 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, जबकि राजस्थान इकोनॉमी के नाम पर हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे और कुछ टॉपिक्स जो हम लोग ज्योग्राफी और इकोनॉमी के कंबाइंड से टॉपिक्स मानते हैं, वो टॉपिक्स होते हैं और हमको 12 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन, तो 11 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आप देखो, तो हमको मिलते हैं। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो थोड़ा-सा डिटेल्ड होता है, पर इनको अगर सही से समझा जाए या फिर टारगेटेड अप्रोच की जाए तो इनको स्कोर करना बहुत ईज़ी है। तो इसमें भी देखो 17 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन और 21 क्वेश्चन्स, व्हिच इज़ अ वेरी गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन्स। मैथ और रीज़निंग है तो अगर किसी को मैथ्स आती है तो उसको आती है, नहीं आती है तो उसको थोड़ा-सा एफर्ट मारना पड़ेगा। क्योंकि आप देखो जो मैथ्स, जैसे कि पिछली बार आपने देखा होगा, जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर मैं इसको एक नए पेपर पे लूँ, तो देखिए हम लोग की पहले जो कट ऑफ रहती थी वो 80 टू 85 मार्क्स के आसपास रहती थी, जो कि पिछली बार कट ऑफ 100 चली गई। अब आगे, वैसे तो देखो ये फालतू बात है कि आगे ये कट ऑफ कोई 110 चली जाएगी या 120 चली जाएगी, पर फिर भी हमको 100 तो एटलीस्ट मान करके चलनी ही है। तो हम लोग अब जो मैथ्स को पहले छोड़ कर के जा रहे थे या फिर रीज़निंग को कवर नहीं कर रहे थे, है ना? उसका रिस्क हम लोग नहीं ले सकते। तो मैथ्स को भी हमको साथ के साथ जो ईज़ी टॉपिक्स हैं, एटलीस्ट आप हर बच्चा 10वीं तक तो पास करके आया ही है, तो वो परसेंटेज तो पढ़ ही सकता है, या फिर कुछ ऐसे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन्स हो गए, वो तो कर ही सकता है। तो बेसिक वाले क्वेश्चन आप करके जाओ, बाकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कोई टफ सवाल आ गया या फिर उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर रीज़निंग है, रीज़निंग का तो ऐसा है कि कोई थोड़ा-सा भी ध्यान से करेगा ना तो रीज़निंग हो ही जाएगी। अगर आप आरएएस को अप्रोच करना चाहते हो और आपकी रीज़निंग अच्छी नहीं है, ऐसा मैं मान नहीं सकता। तो रीज़निंग ऑटोमैटिकली अच्छी होती है, 1-2 बार क्वेश्चंस देखने होते हैं। फिर हम लोग इसके आगे देखें तो करंट अफेयर्स, है ना? मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, बिकॉज़ इसमें से हर साल 20 क्वेश्चंस तो आएँगे ही आएँगे। अब करंट अफेयर्स का मैं इम्पोर्टेंस आपको बताऊँ, तो देखो करंट अफेयर्स है, मान लो 20 क्वेश्चंस तो करंट अफेयर्स के आपके आने ही आने हैं। अब 20 क्वेश्चंस के अलावा आप देखो जो करंट अफेयर्स है उसमें क्या है, स्टैटिक और जो उसके साथ-साथ जो करंट का पोर्शन है, वो आ जाता है। अब स्टैटिक का जो पोर्शन जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है ना, वो वही होता है जो करंट में न्यूज़ में है ना? मान लो कि आरपीएससी है, तो आरपीएससी के सदस्य को निष्कासित किया गया है या फिर आरपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये स्टैटिक्स के साथ करंट का जो मीट होता है ना जहाँ पर, वो टॉपिक डबल इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो ऐसे टॉपिक हमको कहाँ से मिलते हैं, तो हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, उसी से मिलते हैं। फिर आपके मेंस के लिए, अगर आप इस बार मेंस देखोगे, इस बार जो मेंस का पेपर आपने अगर देखा होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वो डाला हुआ है पेपर तो वैसे, आप मेंस देखोगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस, है ना? काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्टली अप्रोचेबल हैं अगर आपको करंट अफेयर्स अच्छे से आपका पढ़ा हुआ है, जबकि पहले हमेशा ऐसा होता था कि करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा मेंस का लिंक नहीं था, ठीक है? तो ये करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो इसलिए हम लोग इसमें अगर हम लोग कवर करना चाहें, तो हम लोग, वैसे मैं आपको वो वाली जो बात होगी, जो रिवीजन लेक्चर्स जब स्टार्ट होंगे, तब हम लोग कर लेंगे। पर हम लोग जैसे राजस्थान ज्योग्राफी हो गया, ठीक है? जैसे कि राजस्थान इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया और जो राजस्थान पॉलिटी हो गया, अगर ये सब कुछ भी कवर करते हैं ना, तो हमारा बहुत अच्छा पोर्शन बहुत जल्दी कवर हो जाता है। देखो मैं बताऊँ, राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री आप कवर करोगे ना, तो ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। जबकि वहीं आप राजस्थान पॉलिटी कवर करो, राजस्थान इकोनॉमी कवर करो, इसमें फिक्स नंबर ऑफ पेजेज़ हैं जो आपको कवर करने हैं और उसमें आपको ईज़िली स्कोर आप कर सकते हो, ठीक है? तो ये बात हो गई जो आरएस प्री के आपके सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए। फिर आप देखोगे इसके आगे हम लोग देखें मेंस के लिए, तो अब मेंस का अभी तो बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे उसके बारे में, पर आपको पता है सब्जेक्ट्स, है ना?
जैसे एथिक्स हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये बड़े-बड़े 2 सब्जेक्ट्स होते हैं जो मेंस में पूछे जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट इज़ गिवन इन द सिलेबस ऑफ आरएएस प्री। तो इसमें हम लोग अलग से, मैंने वैसे रिवीजन लेक्चर्स तो इसमें अपलोड किए हुए हैं, नोट्स भी हमारे प्रिपेयर्ड ही हैं, पर उसके बाद में जब वापस से मेंस आएगा तो हम लोग वापस से वही लेक्चर्स अच्छे से और जो पिछले एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स आए हैं उनके साथ भी करेंगे। आप देखोगे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस जब आपके 10 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना मेंस में, आपके प्री में आएगा ना तो आपको उतनी खुशी नहीं होगी, पर 10 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन जब आप मेंस में देखते हो ना, आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगे। तो इसलिए ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, चाहे ये 20 मार्क्स के जो सब्जेक्ट्स हों अलग-अलग पेपर में, चाहे पेपर 1 में हो, चाहे पेपर 3 में हो। फिर इंग्लिश और हिंदी है। अभी भी मैं आपको बताऊँ तो अभी आपको, अगर आपकी हिंदी बहुत ज़्यादा वीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो या इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, आप 1 घंटा डेली कोशिश करो कि आप इसके लिए दो, है ना? एटलीस्ट आने वाले 1 महीने, 2 महीने तक, है ना? उसके बाद आप जो प्री फ़ोकस्ड है, वही काम करना, ठीक है? तो ये मेंस की है, बाकी मेंस आएगा, उस टाइम पर हम लोग उसकी डिटेल बात करेंगे। और मैंने पहले जो मेंस का वीडियो है, इससे पहले जो मेंस हुआ था, उसका जो लेक्चर है वो भी अपलोड किए हुए हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। फिर हम लोग बात करें तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए? अब देखो, ये वीडियो बनाने का औचित्य ऐसे भी है कि ये आपकी स्ट्रैटेजी से ज़्यादा मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था, ताकि मैं आपको ये एक बार क्लेम कर दूँगा तो उसके बाद में मैं भी थोड़ा-सा डिसिप्लिन होकर के ये सब कुछ कर सकूँगा। तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपके लिए देखें तो कम पढ़ो और आगे बढ़ो की रणनीति आपको लागू कर देनी चाहिए। अगर आप नहीं करते हो तो इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। सिविल सर्विसेज़ में अगर आप सब कुछ पढ़ना चाहते हो तो दैट वोंट बी पॉसिबल, उससे आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, बहुत बड़े आप ज्ञाता हो जाओगे, पर एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, है ना? उसके लिए आपको पीएचडी करनी हो, ये सब कुछ करना हो तो आप बहुत पढ़ो, पर कम पढ़ो, इसमें आगे बढ़ो, ठीक है? फिर स्टिक टू सिंगल सोर्सेज़। अब सिंगल सोर्सेज़ में आपको देखो, आप चाहो तो नोट से जाओ, चाहो तो बुक से जाओ। बुक्स की बात करूँ अभी, तो अभी इतना टाइम नहीं है कि आप बुक्स को पेज टू पेज कवर करो, चाहे एनसीईआरटीज़ हों, चाहे और बड़ी बुक्स हों, है ना? अगर आपने पहले से पढ़ी हुई हैं तो आप कर सकते हो। बुक्स फिलहाल के लिए अगर आप देखना चाहो तो एम लक्ष्मीकांत जो पॉलिटी की बुक है, वो आप देख सकते हो, ठीक है? उसके अलावा और कोई ऐसी स्पेसिफिक बुक नहीं है जो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होती हैं बुक्स और अभी उसको कंसोलिडेट करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। फिर बात करें अपन नोट्स की, तो आपने जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट से पढ़ा हुआ है या पढ़ रहे हो, आप उसी को कंटिन्यू करो। स्टिक टू सिंगल सोर्स से क्या मतलब है मेरा, कि आपने जैसे राजस्थान हिस्ट्री के लिए नोट्स पढ़े हैं, तो मेक श्योर कि आप वो नोट्स ही पढ़ो। आप 1 महीने बाद ऐसा नहीं हो कि आपका जो ट्रस्ट है वो नोट्स से हट जाए और किसी किताब पर चला जाए, उसके अगले महीने किसी और चीज़ पे चला जाए। तो आप मेक श्योर करें कि अगर आपने किसी चीज़ को नोट से पढ़ा है तो नोट से ही पढ़ेंगे, और बुक से पढ़ा है तो उसको बुक से ही पढ़ेंगे। उसके अलावा आप कहीं इधर-उधर भटकेंगे नहीं, एक चीज़ को 2 सोर्सेज़ से तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है? तो ये बेसिकली आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, इसमें कोई बहुत रामबाण मैंने बताया नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कम पढ़ो और आगे पढ़ो वाली स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए। हम लोग देखो इस चैनल पे क्या-क्या, कैसे-कैसे कवर करेंगे, हम लोग वो देखते हैं। हम लोग पहले तो करंट अफेयर्स के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। करंट अफेयर्स के लेक्चर्स में मैंने 4 पोर्शन्स में उसको डिवाइड करेंगे, जिसमें हम लोग राजस्थान का पोर्शन देखेंगे और इंडिया एंड इंटरनेशनल वाला पोर्शन देखेंगे। इंटरनेशनल वाला पोर्शन देखेंगे। उसके अलावा हम लोग देखेंगे स्पोर्ट्स एंड योगा वाला, जो मतलब स्पोर्ट्स वाला है स्पेसिफिकली। ऐसे करके टोटल 3 या 4, तो टोटल 3 या 4 लेक्चर्स होंगे पर मंथ के, ठीक है? बहुत ज़्यादा बड़े लेक्चर्स नहीं होंगे, जैसा कि आपने मेंस में भी देखा ही होगा, मैं बहुत ज़्यादा इधर-उधर की बातों में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता नहीं हूँ। तो करंट अफेयर्स के जितने भी लेक्चर्स होंगे वो बहुत ही कंसाइज़ से होंगे, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होगा वही होगा। मैं आपको पहले ही बता दूँ कि हमने ना पहले, इससे पहले आरएस प्री जो हुआ था उसके लिए भी करंट अफेयर्स कवर किया था। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए भी किया था, और ईओआरओ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए भी किया था। आउट ऑफ 20-25 क्वेश्चंस जितने भी आते हैं उसमें आपको 17-18 क्वेश्चन या 21-22 क्वेश्चंस इसमें से मिल जाएँगे। पूरे के पूरे क्वेश्चन मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर हाँ, आप क्रोनोलॉजी पढ़ोगे, मूवल पढ़ोगे, सारी किताबें पढ़ जाओगे, 100 पेजेज़ के हर महीने के आपके नोट्स होंगे और आप 20 में से 20 ले आओगे। उससे अच्छा यही है कि आप 17-18 को स्कोर करो, पर 20 पेजेज़ के आपके 30 पेजेज़ के नोट्स हों, जिसको लास्ट टाइम पर आप रिवाइज़ कर सको। आरएएस मेंस के लेक्चर्स जब हमने बनाए थे, तो उसके जिन बच्चों ने नोट्स हमसे लिए, है ना? उसके नोट्स चार्जेबल थे, तो काफ़ी सारे बच्चों ने उसके जो नोट्स लिए थे, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन्स आए थे, ठीक है? अब मेंस के नोट्स में से डायरेक्ट क्वेश्चन आना थोड़ी-सी बड़ी बात होती है। फिर जो ये सब जो करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो पता है क्या है?
कि बहुत बड़ी-बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने क्लेम किया हुआ है कि है ना, इंग्लिश मीडियम के लिए तो आपके पास में कोई और ऑप्शन ही नहीं है। जब ऑप्शन ही नहीं है ना, तो बात ये है कि अब हम लोग वो ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं, है ना? और वो ऑप्शन हमारे यहाँ पर है। आप चाहे मेंस के जो हमारे नोट्स हैं, उससे आप किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स कंपेयर कर सकते हो। मैं पर्सनली ऐसा कुछ करता नहीं हूँ कभी भी, मेरे को कंपैरिज़न से कोई बहुत ज़्यादा लेना-देना है नहीं। पर आप चाहो तो आप कर सकते हो, बिकॉज़ आप अपने लिए तो बहुत अच्छा चाहोगे ही, तो आप कंपेयर कर सकते हो। दूसरी बात मैं बताऊँ, हमने जब मेंस के नोट्स बनाए थे, तब हमने ये ध्यान रखा था कि आप सीधा-सीधा चीज़ों को रट नहीं रहे हो, मेंस में आपकी प्रेज़ेंटेशन कैसी हो, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ़ोकस रखा जाए। इसलिए हम लोग देखो इसमें जो करंट अफ़ेयर्स होगा, उसमें हम लोग उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिससे आपके जो मेंस आएगा, तो मेंस में भी हमको अच्छे से कवर करने का मौका मिल जाए। फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट की, जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत सारा अब करंट अफ़ेयर्स और बजट जो है ना, बजट में जो बातें लिखी हुई है, वो हमको हर महीने अलग-अलग करंट अफ़ेयर्स में मिलती जाएँगी। इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, कोई भी आरएस एग्ज़ाम हो, मैं ऐसे-ऐसे बच्चों को जानता हूँ, जो 1988 से उन्होंने आरएस का एग्ज़ाम दिया होगा। मेरे को लगता है तब से ही करंट अफ़ेयर्स ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो जो सीरीज़ होगी, जैसी हमारी मेंस के लिए हमने आरएएस मेंस की रिवीजन सीरीज़ चलाई थी, वैसे ही रिवीजन सीरीज़ हम लोग प्री के लिए चलाएँगे। और इस ये भी कोई चार्जेस तो इसके रहेंगे नहीं, यूट्यूब पर ही होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। इसके जो नोट्स होंगे, वो जिस टाइम पर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएँगे, तब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल वगैरह आप जॉइन कर लेना। ठीक है? तो ये रिवीजन सीरीज़ होगी, सब्जेक्ट वाइज़ होगी, और सब्जेक्ट के साथ में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ये टॉपिक वाइज़ होगी, है ना? टॉपिक वाइज़ कैसे, कि जैसे आपका जो सिलेबस, अभी तो वैसे नया सिलेबस तो कोई आया नहीं है, इन केस वो आ जाता है जब तक हम लोग करंट अफेयर्स कवर करते हैं, या फिर जो पुराना सिलेबस है वही रहने वाला है, तो हम लोग टॉपिक वाइज़ ये कवर करेंगे। जैसे कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उसके ऊपर एक लेक्चर बना दिया, चाहे वो 5 मिनट का हो, चाहे 10 मिनट का हो, ठीक है? ऐसे कर के हम लोग बहुत छोटे-छोटे लेक्चर्स होंगे, और उस तरीके से हम लोग इसको कवर करेंगे। फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, सभी सब्जेक्ट के, जो भी आरएस मेंस के पुराने आए हुए हैं, 2-3 सालों के पुराने पेपर्स हम लोग एक साथ करेंगे। फिर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ज्योग्राफी में क्लाइमेट का टॉपिक है, उससे हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं या 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम लोग वो सारे टॉपिक्स अलग से एमसीक्यूज़ उसके करेंगे। फिर अब हम लोग इसको कैसे करने वाले हैं कि जितनी भी करंट अफ़ेयर्स की पीडीएफ होगी, वो अपने टेलीग्राम जो चैनल है, उस पे आपको दे दी जाएँगी। फिर आरएएस प्री का जो रिवीजन लेक्चर्स होंगे, उसके नोट्स हम लोग बना देंगे, और वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएँगे। आरएएस मेंस के नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो इसके लिए देखो कुछ चार्जेज़ हैं। मैं आपको बताऊँ, मेरे पास जो कमेंट्स आते रहते हैं या फिर किसी के मैसेजेस भी आते हैं, उसमें ₹450 चार्जेज़ हैं, 450 प्लस 150, मतलब ₹600 चार्जेज़ हैं। और कितने मार्क्स का मैं आपको बताऊँ, तो सारे तो छोटे सब्जेक्ट्स हैं ना, 120 मार्क्स के छोटे सब्जेक्ट्स, और लगभग 130 मार्क्स है, तो 250 मार्क्स का। पर वो जो नोट्स बनाए हुए हैं ना, उनको देखो टाइपिंग करवाना और ये सारा काम, ये वैसे ही थोड़ा-सा महँगा होता है, और थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट टास्क भी है। इस वजह से वो चार्जेबल हैं, तो जिसको वो लेने हों, वो टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकता है, और डिटेल थोड़ी-सी टेलीग्राम पे आप देख सकते हो। दूसरी बात, जिन बच्चों ने भी ये आरएएस मेंस के जो जो लेक्चर्स के नोट्स थे, वो परचेज़ किए थे, उनके साथ हम लोग वन टू वन मेंटरशिप रखते हैं, कि वो कभी भी कोई भी डाउट है, अगर कोई प्रॉब्लम है, आप आंसर लिख रहे हो, समझ नहीं आ रहा, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप डायरेक्टली हम आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे, एक कोई पर्टिकुलर मेंटर असाइन कर देंगे, तो वो मेंटर आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, या जो भी आपकी समस्या आ रही है, चाहे मेंस हो, चाहे प्री हो, तो वो आपको उस टाइम पर कवर करा देगा। ठीक है? तो ये बेसिक बात रही कि हम लोग इसको कैसे करना है। फिर आप लोग को ये कैसे कवर करना चाहिए, देखो आप, अब ये आरएएस का टाइम है, तो जो बच्चे सीईटी, एक पेपर है अभी चल रहा है, सीईटी का पेपर दे रहे हो, वो पेपर ज़रूर दें, पर अपना टारगेट एक ही रखें, ठीक है? आरएएस मतलब आरएएस, इसके अलावा ऐसे नहीं कि आप सीईटी भी दे रहे हो, फिर आपको आरएएस भी देना है, फिर सीईटी आरएएस का जो प्री का एग्ज़ाम होगा, उस टाइम पर सीईटी का दूसरा एग्ज़ाम आ जाएगा, तो आप प्री दोगे कि ये वाला एग्ज़ाम दोगे? तो ऐसे कर के अब वो आपका देखो अपना विवेक पर निर्भर है, पर मैं आपको यही बोलूँगा कि एक एग्ज़ाम पर ही फ़ोकस करना। चाहे आप सीईटी पे करो, चाहे आरएएस पे करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आरएएस थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो आप एक बार सीईटी कर लो, ठीक है? आपको ऐसा लगता है कि सीईटी मेरे लिए ज़्यादा आसान है, तो आप एक बार सीईटी पे ही ध्यान दो। पर ऐसा मत करो कि आप दोनों ही
पे आधा-आधा ध्यान हो तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा नहीं। फिर आप अगर पढ़ना चाहो तो देखो ये स्ट्रैटेजी वैसे मैं बताता नहीं हूँ, पर अलग-अलग लोगों की अलग-अलग है ना? कई महान लोग तो ऐसा बोलते हैं कि 1 दिन में 1 ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए और उनको लगता है कि इसके अलावा जो भी जैसे भी पढ़ता है वो फ़ेल ही होता है। तो मैं बताऊँ पर्सनली मेरे को ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसमें आपको करंट अफ़ेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, है ना? इसमें हम लोग 4 सेशन में डिवाइड करते हैं 1 दिन को, है ना? ताकि क्या है जब जब आप एक सब्जेक्ट खत्म कर लो, उसके बाद में आप एक-एक सब्जेक्ट ऐसे-ऐसे करते चलोगे, तो फिर जब आप वापस रिवीजन के लिए आओगे ना, तो वो बहुत लंबा टाइम हो जाता है। तो ये अगर आप 12 घंटे दिन में पढ़ते हो या आप 8 घंटे पढ़ते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप 2-2 घंटे के 3 सेशन, 4 सेशन बना सकते हो अपने और उसमें राजस्थान जीके के लिए अलग आप सेक्शन निकाल सकते हो, इंडियन जीके के लिए अलग निकाल सकते हो, साइंस, मैथ्स या रीज़निंग होगा, उसके लिए आप अलग निकाल सकते हो। और करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट के लिए। ये आपके लिए एट द एंड जब आप एंड में जब रिवाइज़ कर रहे होगे ना, तभी आपको बहुत बेनिफिशियल लगेगा। फिर आप इसके बाद में देखो टेस्ट सीरीज़ की बात है, हमारी पर्सनल कोई टेस्ट सीरीज़ है नहीं, तो जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की अभी चल रही हो, आप वो कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकते हो। आपको उसी के हिसाब से पढ़ना है। हमारे तो करंट अफ़ेयर्स के और रिवीजन लेक्चर्स आएँगे। तो आप वो जो रिवीजन लेक्चर्स होंगे वो देखते रहना, बहुत ज़्यादा लंबे लेक्चर्स वैसे भी नहीं होंगे। आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएँगे और उसके साथ-साथ आपको ऑटोमैटिकली चीज़ें होती जाएँगी। आप टेस्ट सीरीज़ जॉइन करके रखना, हर संडे एक टेस्ट दो, बहुत ज़्यादा टेस्ट पे फ़ोकस भी मत करना। बहुत ज़्यादा आपके अगर कोई मार्क्स 2-5 नंबर, 10 नंबर कम आ रहे हों, 80 नंबर आ रहे हैं, 70 नंबर आ रहे हैं, तो टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है ना? आपको घबराना नहीं है किसी भी चीज़ से, आपको मस्त रह करके प्रिपरेशन करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पेपर है, आरएएस का पेपर है, इससे ज़्यादा सरल एग्ज़ाम आप और कोई नहीं दोगे। मैं आपको कह रहा हूँ राजस्थान में पटवारी बनना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ना? पटवारी का जो पेपर है ना, वो भी इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट आता है, तो आरएएस प्री का पेपर इतना सरल आता है ना? चाहे आपने जिन बच्चों ने जूनियर अकाउंटेंट दिया हो, है ना? उनको बहुत अच्छे से पता है कि वो कितना डिफ़िकल्ट है, तो आरएएस वाला पेपर उससे बहुत सरल है। तो आप इसलिए आप रिलैक्स रहें और प्रिपरेशन आप करते रहें। हम लोग आपके साथ जुड़े ही रहेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग करंट अफ़ेयर्स की जो सीरीज़ है, वो स्टार्ट करेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।